हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो इजी नोट्स की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आज ही उसका लास्ट वीडियो है और फाइनली हम उस लास्ट थ्योरी के वीडियो पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आकर आपकी सारी स्टडीज कंप्लीट हो जाती हैं। पूरी सीरीज में आपने सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, जिससे मुझे पता चला है कि ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल रही है। और एमपीसी 006 के लास्ट कुछ टॉपिक हैं, 19, 20 एंड 21, 3 टॉपिक हैं, लेकिन आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। छोटा तो जरूर रहेगा क्योंकि अब 3 ही टॉपिक बचे हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी थोड़ा फास्ट क्विकली। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि एमपीसी 006 में जहां पर थ्योरी खत्म होती है, इजी नोट्स में वहीं से न्यूमेरिकल बिगिन हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है एक दूसरी प्लेलिस्ट में, बट मैं उन सारे वीडियोस को इस वीडियो के बाद इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो आपको वो रनिंग में साथ में दिखाई देंगे। जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2024 के पेपर्स के लिए पढ़ रहे हैं वो तो वेल सेटल्ड है सारी चीजों के साथ, क्योंकि मुझसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम के ग्रुप पर और भी बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू। व्हाट्सएप पे भी कई बच्चे कनेक्टेड रहते हैं, तो सबके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर बाद में भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक सीक्वेंशियल वे में सारा एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटरैक्शनल इफेक्ट की, जो कि पूछा जाता है बी या सी सेक्शन में पूछ लिया जाता है, सी में भी पूछा जाता है। जब सी सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां बहुत कम वर्ड लिमिट होती है, बहुत थोड़ा ही लिखना होता है, आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। एक तरीके से आपसे समरी पूछी जाती है किसी भी टॉपिक की, तो इंटरैक्शनल इफेक्ट वहां भी पूछा जा सकता है। वैसे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है, मैंने कुछ वीडियोस में आपको एक्सप्लेन की थी ये बात। वैसे ये मेरा जनरल कॉन्सेप्ट है कि वर्ड पर अगर हम फोकस करें तो काफी हद तक हम उसके मीनिंग को इंटरप्रेट कर लेते हैं, और वही कहीं ना कहीं वो मीनिंग वही होता है एक्सप्लेनेशन में। इंटरैक्शनल इफेक्ट में भी हम यही चीज करेंगे। यहां से हम वर्ड देखें तो हमें नजर आ रहा है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आई थिंक मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। इंटरैक्शन का मतलब होता है, अगर वेरिएबल्स की टर्म में कहूं, क्योंकि मैं लोग नहीं ले सकती यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। तो दो वेरिएबल्स के बीच कोई इंटरैक्शन होगा और उनके इंटरैक्शन का इफेक्ट हम जब देखेंगे, पर ये कहाँ होगा, कैसे होगा, ये हम टॉपिक में समझेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि टू वे अनोवा भी आज का हमारा एक टॉपिक है, जो थ्योरी में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल नहीं आता है इसका, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है टू वे अनोवा का। लेकिन आप टू वे अनोवा में इंटरैक्शनल इफेक्ट को पढ़ते हैं, वहां पर हम इसे देखते हैं, वहां पर इसका यूज होता है। पर इंटरैक्शनल इफेक्ट इंडिविजुअली भी समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया बीएससी सेक्शन में ये पूछा जा सकता है। तो इंटरैक्शनल इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर हम इम्पैक्ट देखते हैं ऑफ वन वेरिएबल ऑन एन आउटकम डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ अनदर वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच जब इंटरैक्शन होता है और जो आउटकम होता है, उनके बीच रिलेशनशिप को यहाँ पे हम देखते हैं। और समझिएगा, इन अदर वर्ड्स द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ टू वेरिएबल्स ऑन एन आउटकम इज डिफरेंट देन द इफेक्ट ऑफ ईच वेरिएबल इंडिविजुअली। कुछ ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको आसान भी लगेगा और अच्छा भी। मान लेते हैं ये दो वेरिएबल हैं, एक है v1 और एक है v2। ओके, तो ये हम कोई इफेक्ट है, मतलब इफेक्ट एज अ रिजल्ट है, जो कि रिसर्च में हमें देखने को मिलता है। तो जब ये दोनों वेरिएबल का इंडिविजुअली कोई इफेक्ट आएगा, तो ये कहते हैं कि जो दोनों वेरिएबल्स का इंडिविजुअली इफेक्ट आता है वो अलग होता है। लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ओके, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो इनका कंबाइंड और कलेक्टिव इफेक्ट जो आता है वो इन दोनों से डिफरेंट होता है। ये बात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने थोड़ा ये कोई पिक्चर नहीं है, ये बस सिंबलाइज करके आपको थोड़ा माइंड में स्कीमास बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। वैसे ये कोई ऐसी पिक्चर नहीं है, पता नहीं क्या कुछ कछुए जैसा बन गया है, ऐसा इस पे आप ध्यान मत दीजिए, बस एक समझाने के लिए था। तो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ्टन यूज्ड इन रिसर्च फील्ड लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। बहुत ज्यादा यूज होता है इंटरैक्शनल इफेक्ट का, मतलब जब हम रिसर्च में इसको यूज करते हैं। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इससे और बात क्लियर होगी, जिससे कि आप अपने वर्ड्स में अपने आंसर को लिख पाए। कि मान लेते हैं कि एक स्टडी ऐसी है जहां पे स्ट्रेस लेवल और सोशल सपोर्ट V1 और V2। स्ट्रेस लेवल क्या है, V1 है, स्ट्रेस सपोर्ट सोशल सपोर्ट V2 है। मतलब कुछ भी V1 V2 हो सकता है, ऐसा कुछ ये मत समझिएगा कि ये V1 या V2 ये ही क्यों है। ये किसको अफेक्ट करते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन को। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, आउटकम है, राइट। तो इसको हम ओ लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आउटकम। ओके, द इंटरैक्शनल इफेक्ट वुड मीन दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का जो इन्फ्लुएंस है ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन माइट चेंज डिपेंडिंग ऑन वेदर समवन हैज हाई और लो सोशल सपोर्ट। मतलब V2 की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, आप खुद ही सोचिए, अगर सोशल सपोर्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट, तो स्ट्रेस का लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा, मतलब ये इस पे इंपैक्ट डालेगा। और ऑल टुगेदर ये जॉब सेटिस्फेक्शन को
हाई या लो करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि क्या फर्क हमें देखने को मिल रहा है। अगर किसी को अच्छा सोशल सपोर्ट मिल रहा है तो उसका स्ट्रेस का लेवल धीरे धीरे कम होगा और वो जॉब में सेटिस्फाइड रहेगा। अगर स्ट्रेस का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सोशल सपोर्ट कम हो रही है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन पर उसका ऑल टुगेदर फर्क आएगा। जब हम इनको इंडिविजुअली देखते हैं तो स्ट्रेस लेवल की अगर हम बात करें तो किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, यहाँ पे किसी सपोर्ट की बात ही नहीं हो रही है। इंडिविजुअली बात करें, कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है तो वो जॉब में सेटिस्फाइड नहीं रह पाएगा बिकॉज उसका माइंड बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा, तो इंडिविजुअली भी इनका इफेक्ट आएगा। लेकिन रिसर्चेस ये कहती हैं कि अलग अलग तरीके से देखने पर इंटरैक्शनल इफेक्ट एक अलग फिनोमिना होता है जो हमें ऑल टुगेदर बताता है। ओके, देखिए यहाँ पे भी इन्होंने इस तरीके का बताया कि क्या क्या इन दोनों का रिलेशनशिप बनेगा। इंटरैक्शनल इफेक्ट आर कॉमनली एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक टू वे अनोवा। अब आ गया जिक्र टू वे अनोवा का, जो मैंने आपको बताया था, भी हम टू वे अनोवा पढ़ेंगे, वहां पे भी आएगा ये टॉपिक। विच अलाउ रिसर्चर्स टू असेस वेदर एंड हाउ टू और मोर वेरिएबल इंटरैक्ट टू अफेक्ट एन आउटकम। इसके अलावा रिग्रेशन एनालिसिस में भी यूज होता है। अब कितने टाइप के ये होते हैं, टाइप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मॉडरेशन लेवल पर नजर आते हैं इंटरैक्शनल इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, वन वेरिएबल चेंजेस द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक वेरिएबल होता है वो स्ट्रेंथ या डायरेक्शन को चेंज कर देता है। किसकी? जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप होता है। कैसे करता है? जैसे अभी हुआ था, कैसे हुआ था, वापस आएंगे फटाफट से, कि हमने ये देखा कि सोशल सपोर्ट मिलने पर स्ट्रेस लेवल और जॉब सेटिस्फेक्शन का जो रिलेशनशिप था ये इंडिपेंडेंट लेवल था और ये डिपेंडेंट लेवल था। आपको पता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई एम सो सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही हम कोई चेंजेस करते हैं या फिर उसको बदल देते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने पर इसके उसके बीच के रिलेशनशिप पे इफेक्ट आएगा अगर हम इसमें कर दें। और उल्टा भी ट्रू है, अगर हम स्ट्रेस लेवल किसी का इतना बढ़ा दें तो उसको सोशल सपोर्ट भले ही मिल रही है लेकिन उसके फर्क तो पड़ जाएगा, फ्लक्चुएशन तो आ जाएगा। तो यही बात कहना चाह रहे हैं V1, V2 और O के रेफरेंस में कि मॉडरेशन में क्या होता है कि वन वेरिएबल, मान लेते हैं V2 क्या कर रहा है, डायरेक्शन या स्ट्रेंथ को चेंज कर रहा है। किसकी? रिलेशनशिप बिटवीन अनदर V1 एंड O। ओके, फॉर इंस्टेंस इन साइकोलॉजिकल रिसर्च अ पर्सनैलिटी ट्रेट लाइक रेजिलियंस माइट, अभी तो एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल से अच्छा हमने उस एग्जाम्पल में कनेक्ट करके देख लिया है, ठीक है, बाकी आप पढ़ के लिख सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल भी। Synergistic or amplifying interactions. This occurs when two variables together produce a greater effect than would be expected from their individual effects. यहाँ पे क्या होता है कि जब दो वेरिएबल मिलकर और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हेल्थ स्टडीज, स्मोकिंग एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में ईच इंडिपेंडेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज बट टुगेदर दे माइट एलिवेट द रिस्क। दोनों जब एक डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो कुछ ऐसा आउटकम जो आएगा वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको एम्पलीफाइंग इंटरैक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो उनके सेपरेट इफेक्ट्स का सम है उससे भी ज्यादा वो ऑल टुगेदर, मतलब V1 V2 मिलके और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू V1 और V2। वो जो शुरू में मैंने कछुए की जैसे कहानी समझाई थी वो इसी से रिलेट करेंगे आप उसको। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है antagonistic or dampening interaction. In some cases the combined effect of two variable is less than their individual impacts would predict. जो अभी हमने केस जिक्र किया था कि दोनों मिलके पावरफुल हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दोनों मिलके थोड़ा डाउन हो जाए और जो कलेक्टिव रिजल्ट है वो उसके कंपैरिजन में बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल इन फार्मास्यूटिकल स्टडीज two drugs might have less of an effect together than when administered alone, which is called an antagonistic interaction. इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि जब आपको डॉक्टर मेडिसिन देते हैं या खुद भी आप अपने डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कभी मेडिसिन ले लेते हैं, तो आप देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस मेडिसिन के होते हैं, तो वो जो एक मेडिसिन अकेले नहीं कर सकती थी और दूसरे मेडिसिन अकेले नहीं कर सकती थी, वो मिलकर उन्होंने कर लिया मेडिसिन ने, ठीक है। Crossover interaction, these are cases where the direction of an effect changes based on the level of the interacting variable. यहाँ पे वो केसेस होते हैं जो where the direction of an effect changes based on the level of interacting, कि किस तरीके के वेरिएबल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे फर्क पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ स्टडी ऑन टीचिंग मेथड्स वेयर इंटरैक्टिव वर्सेस लेक्चर बेस्ड अप्रोचेस आर टेस्टेड अक्रॉस डिफरेंट स्टूडेंट पर्सनैलिटी टाइप। तो इंट्रोवर्ट क्या होंगे, वो लेक्चर बेस्ड को ज्यादा पसंद करेंगे, जबकि एक्सट्रोवर्ट जो होंगे वो इंटरैक्टिव सेशन को ज्यादा पसंद करेंगे। तो क्रॉस ओवर इंटरेक्शन भी हो सकते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो वेरी कर जाएंगे एक दूसरे से।
इंटरैक्शनल इफेक्ट्स जो होते हैं वो रिसर्च में क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि वो टारगेटेड इंटरवेंशंस को डेवलप कर देते हैं। इंटरवेंशन इन पब्लिक हेल्थ माइट बी टेलर्ड टू स्पेसिफिक पॉपुलेशन इफ सर्टेन रिस्क फैक्टर ओनली हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट। वैसे जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, उससे बेहतर तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि इंटरैक्शनल इफेक्ट इसलिए रिसर्च में मैटर करते हैं क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो वहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल डेफिनेटली होते हैं, और कुछ नहीं तो एक्सट्रेनियस ही मिल जाएंगे, कंफाउंडिंग ही मिल जाएंगे। तो वेरिएबल्स रिसर्च में अपना बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट डालते हैं। अब उनके इम्पैक्ट को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करें, ऑल टुगेदर करें, या एक साथ मिलके वो क्या स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। और कोर वजह तो यही है कि इंटरैक्शनल इफेक्ट की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दो वेरिएबल्स मिलके क्या कर रहे होंगे, है ना। तो इसीलिए इंटरैक्शनल इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। इसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्टिव मॉडल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। मशीन लर्निंग, इकोनॉमिक्स में और भी बहुत सारी जगह पर इसका यूज होता है। ये ओवर सिंप्लीफाइड अजम्पशंस को चैलेंज भी करता है। हमने एक बात बहुत सीधे तरीके से कह दी कि ये वेरिएबल ये इफेक्ट डालेगा, ये इफेक्ट डालेगा, लेकिन जब हमने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे वर्क किया, ऑल टुगेदर उनका साथ में इफेक्ट देखा, तब हमें पता चलता है कि सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग है। इंटरैक्शनल इफेक्ट को स्टैटिस्टिकली स्टडी करने के लिए टू वे एनोवा रिग्रेशन एनालिसिस का यूज होता है, और इसके अलावा मल्टी लेवल मॉडलिंग का भी यूज होता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, मार्केटिंग में बहुत सारी जगह पर इसका यूज होता है। हम जहां पर भी हमें लगेगा कि डिफरेंट वेरिएबल्स एक सिचुएशन में आ रहे हैं। आ जाते हैं बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे, विच इज कोरिलेशन। बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। थ्योरी में आए, न्यूमेरिकल में आए, बस बच्चों को खुश कर देता है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। एक तो इसके बारे में वही बातें रिपीट करनी होती है, और हाँ, कोरिलेशन तो थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी आए हैं इसी सीरीज में, जहाँ थ्योरी में हम बात कर रहे थे, मगर कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको समझा दूंगी। कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कैसा है। तो ये फाइंड आउट करते हैं हम कोरिलेशनल रिसर्च में। शायद मैंने एक्सप्लेन किया था, ध्यान आ रहा है। तो कोरिलेशन वैसे स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रेंथ और डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाते हैं दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की। इट क्वांटिफाइज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्वांटिटी में वैल्यू देता है कोरिलेशन। कोरिलेशन हमेशा क्वांटिटेटिव वैल्यू है जो -1 से +1 के बीच रेंज करती है और 0 बीच में पड़ता है। इट क्वांटिफाइज हाउ चेंजेस इन वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो ही एक्चुअली में निकाला जाता है टू फाइंड आउट द कोरिलेशन। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मतलब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि आर लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो -1 से +1 के बीच में रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। रिलेशनशिप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप में जब एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, और इस तरीके से अगर एक वेरिएबल डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होता है। जैसे हाइट एंड वेट की बात करें, जब हमारी हाइट बढ़ती है तो हमारा वेट भी बढ़ता है, तो हाइट बढ़ने पर वेट बढ़ रहा है, दोनों ही चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ये पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है। इसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बात को लिखने का तरीका हो जाता है केवल, और कुछ नई बात नहीं है। हमने अभी अभी आपसे ये कहा, लेट मी ओके सॉरी, हाँ, हमने अभी अभी आपसे ये कहा कि जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो -1 से लेके और +1 के बीच में रेंज करती है, राइट। तो जब हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है 0 के आगे ही तो होगा पॉजिटिव, तो 0 से बड़ा ही तो होगा। मतलब चाहे वो 0.1 ही क्यों ना हो, 0.2 ही क्यों ना हो, जो भी हो, लेकिन वो 0 से बड़ा होगा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव में हमेशा r इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है। फिर नेगेटिव में सब इसका रिवर्स हो जाता है। अच्छा, नेगेटिव में रिवर्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव में एक बात ध्यान रखेंगे कि जब दो के बीच में रिलेशनशिप है पॉजिटिव में, तो इंक्रीज डिक्रीज में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों की डायरेक्शन एक है। कोई चीज जब एक डायरेक्शन में बढ़ रही है दोनों एक तरफ तो भी पॉजिटिव है, और घट रही है तो भी पॉजिटिव है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तब वो नेगेटिव है। जैसे कि नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल के बढ़ने पे दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है। जैसे आप जब जिम की आवर्स को बढ़ा देंगे तो आपका जो बॉडी का फैट है वो कम होगा, है ना, ऐसा मैं मानती हूँ, या फिर हम सभी मानते हैं। तो हमने फिटनेस ट्रेनिंग को इंक्रीज किया तो हमारा वेट रिड्यूस हुआ, फैट रिड्यूस हुआ। तो एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज घट रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन फिटनेस टाइम एंड फिटनेस ट्रेनिंग एंड द अदर थिंग क्या थी, फैट हमारा, राइट। नेगेटिव रिलेशन हो सकता है। एक्सरसाइज और बॉडी फैट का इत्तेफाक है, ये मैंने इधर देखा नहीं था, बट ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट यहाँ पे r इज लेस देन 0 क्यों है?
क्योंकि जो भी वैल्यू नेगेटिव होगी वो इधर ही होगी और r से छोटी हो जाएगी, r उससे छोटा हो जाएगा। जीरो नो कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट ही ना डालें, जैसे कि अमाउंट ऑफ टाइम अ पर्सन स्पेंड्स रीडिंग एंड देयर शूज साइज लाइकली हैज नो कोरिलेशन। वैसे जीरो कोरिलेशन जनरली हम चीजों में देखते नहीं है, बट कई बार ऐसा लगता है कि किसी एक वेरिएबल का दूसरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तभी वो जीरो कोरिलेशन होता है, अदरवाइज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अब अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करें तो परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। आपको ध्यान होगा जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाती थी तो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता था, 0 पॉइंट समथिंग ही आता था, -1 से 1 के बीच, तो मैं हमेशा कहती थी कि एक अभी रिसेंटली मैंने कोरिलेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, उसमें शायद आंसर कुछ 0.532 आया था, तो मैंने आपसे कहा था ये एक एवरेज पॉजिटिव कोरिलेशन है। एवरेज वर्ड भी यूज किया था, अगर आपने प्रैक्टिस की तो ध्यान होगा। तो परफेक्ट तब होगा जब इधर इस वाली लाइन के बहुत क्लोज होगा। कहाँ चला गया हमारा? यस, इस वाली लाइन के बहुत क्लोज होगा, मतलब -1 या +1 के बहुत क्लोज होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, जब बिल्कुल ही बराबर आ जाए, इतना क्लोज आ जाए, 0.99 ऐसा करके आ जाए, तो हम उसको परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कहते हैं। स्ट्रॉन्ग तब कहते हैं जब वो ऑलमोस्ट 7 से 9 के बीच में होता है, मतलब 9 तो नहीं, 7 और 8 के अराउंड होता है, 0.8 या 0.8 माइनस में, तब हम उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं। और वीक होता है जितना वो जीरो के करीब होगा उतना वीक होगा, 0.1, 0.2, 0.3, तो इस तरीके से वीक कोरिलेशन हो जाता है। ठीक, उसके बाद कोरिलेशन नेचर के बेस पे बात करें तो लीनियर होता है। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। यहाँ पे हम पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट लीनियर रिलेशनशिप के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। नॉन लीनियर, जिसको हम कर्वी लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं, यहाँ पे जब जो रिलेशनशिप आता है, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कर्व की फॉर्म में हमें मिलता है, और उसका एसोसिएशन हम डायरेक्टली एक्यूरेटली बता भी नहीं पाते हैं, तब हम उसको नॉन लीनियर कहते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट नॉन लीनियर में यूज होता है। अब आपने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं कोरिलेशन के, अगर थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं आपको पहले से पता है, उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्या कौन से फॉर्मूले लिखेंगे? वही जो मैं आपको न्यूमेरिकल कराते वक्त राइट में स्टेप्स लिखवाती थी और आपसे कहती थी कि इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। तो वो काम बहुत जगह आएंगे, तो उनको आपको बहुत ध्यान में रखना है। आप जो भी यूज करेंगे फॉर्मूला, वो पूरा इस तरीके से 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर nn स्क्वायर -1, वहां पे भी आप फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे। कैंडल्स टाउ में भी यही कर सकते हैं आप, कैंडल्स टाउ का भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, टाउ का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो कोरिलेशन का स्टैटिस्टिक्स में क्या इंपॉर्टेंस होती है? ये प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में यूज होता है, प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि रिलेशनशिप कैसा होगा, डेटा को एनालाइज कर पाते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर पाते हैं, यानी कि किस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस में क्या कंपोनेंट्स है वो सब फाइंड आउट कर पाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में इसका यूज होता है। कोरिलेशन की कुछ लिमिटेशंस भी देखने को मिलती हैं, ये कॉजेशन पे इंप्लाई नहीं होता है। हाई कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि वन वेरिएबल कॉजेज चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स और वेरिएबल्स में इन्फ्लुएंस बोथ। सेंसिटिव टू आउटलायर्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो पियर्सन में होता है, हम देखते हैं कि वो आउटलायर्स के काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लीनियर रिलेशनशिप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे पियर्सन में हम ऐसा देख पाते हैं। चलिए, ये सब बातें काफी ज्यादा मोर देन इनफ है लिखने के लिए, इतना ज्यादा है कि आप पूरा यहाँ तक नीचे के पोर्शन थोड़ा बहुत छोड़ देंगे तो चलेगा, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है आपको लिमिटेशंस वगैरह लिखने की, बहुत है इतना, ये इंपॉर्टेंस वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऑलरेडी इतना कंटेंट आपके पास हो जाएगा। आ जाते हैं लास्ट एंड द सुपर मोस्ट टॉपिक विच इज टू वे अनोवा। थ्योरी में ये पूछा जाता है, 10 मार्कर में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो टू वे अनोवा को लिखने के लिए आप रेडी रहिएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब मैं आपको बार बार ये बोल देती हूँ किसी किसी टॉपिक के लिए तो आपको लगता होगा कि मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ, एक्चुअली तो मैं एनकरेज भी कर रही होती हूँ, लेकिन प्लस पॉइंट ये है टू वे अनोवा का कि अभी आप जो समझेंगे ना उसके बाद आपको लगेगा कि अगर वन वे अनोवा का न्यूमेरिकल में नहीं कर पाया तो मैं टू वे अनोवा की थ्योरी लिख सकता हूँ, तो मैं वो कॉन्फिडेंस आपका देखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो अनोवा आप जानते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। टू वे अनोवा ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है which is used to determine the effects of two independent variable on a single dependent variable। जो अभी मैंने ऊपर एक शेप जैसी बनाई थी जिसको मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ आपको कि मैंने कुछ कछुए जैसा बना दिया था, उसी शेप को विजुअलाइज करिए एक बार माइंड में, जहां पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे v1 v2 और एक आउटकम की तरह से हमें नजर आ रहा था डिपेंडेंट वेरिएबल, उनके बीच का इफेक्ट हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरेक्शनल इफेक्ट का यूज होता ही होता है, ठीक है ना। एंड टू असेस वेदर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी हम फाइंड आउट करते हैं कि जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन है या नहीं है, किस तरह से है,
ये हमें जरूर करना होता है, ये अनोवा में मेजर चीज होती है समझने के लिए। जैसे कि वन वे अनोवा था जहां पे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इम्पैक्ट देखते थे हम। टू वे अनोवा हमें क्या अलाउ करता है कि ईच इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के मेन इफेक्ट को भी इवेलुएट करने का हमें मौका देता है। अब ये मेन इफेक्ट क्या है, एक प्रॉब्लम हमारे आगे आती है कि मेन इफेक्ट क्या होता है। जिस तरह से हमने इंटरैक्शनल इफेक्ट इंटरैक्शन से समझा था, उसी तरीके से मेन इफेक्ट मतलब अपना अपना, ठीक है ना, मतलब दोनों वेरिएबल्स का अपना अपना इफेक्ट होता है। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं इंटरैक्शनल में, तो उसे हम मेन इफेक्ट कहते हैं। वैसे मैं नीचे भी समझाऊंगी आपको। ऑलराइट, तो वो भी हम देखते हैं, मेन इफेक्ट भी देखते हैं, इंटरैक्शनल इफेक्ट भी देखते हैं, किसमें, टू वे अनोवा में। तो कुछ किसके की कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले हम मेन इफेक्ट देखते हैं। हाउ दीज आर द इंडिविजुअल इम्पैक्ट्स ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब V1, V2 और O, जिसमें से V1 का O पर इम्पैक्ट और V2 का O पर इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रिसर्चर, ये कई बार हो चुका है, लेक्चर वाला, इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड वाला, स्टूडेंट जेंडर मेल वर्सेस फीमेल वाला, तो मेन इफेक्ट क्या होगा कि जो टीचिंग मेथड है अफेक्ट्स टेस्ट स्कोर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। जो टीचिंग मेथड है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लेक्चर मेथड और इंटरैक्टिव दो V1 V2 हो गए, और जो हमारा आउटकम है, मतलब थर्ड जो इसको हम देख रहे हैं, वो हमारा टेस्ट स्कोर है। तो रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर कैसे टेस्ट स्कोर को अफेक्ट कर रहा है, हाउ जेंडर अफेक्ट टेस्ट स्कोर रिगार्डलेस ऑफ द टीचिंग मेथड, ये मेन इफेक्ट हो जाता है। इंटरैक्शनल इफेक्ट में हम देखते हैं these occur if the effect of one independent variable on the dependent variable changes depending on the level of the other independent variable। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, इंटरैक्शन इफेक्ट क्या होगा, if the teaching method impacts test score differently for male and female student। अगर जेंडर को भी वो इंक्लूड करके टेस्ट स्कोर को बाइफरगेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम इंटरैक्शनल इफेक्ट को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। फैक्टोरियल डिजाइन की बात करें तो टू वे अनोवा कौन सा फैक्टोरियल डिजाइन यूज करता है, जिसको हम 2/3 या 3/3 कहते हैं, जबकि हमने वन वे अनोवा में पढ़ा था कि 1/1 का ही फैक्टोरियल डिजाइन होता है। ऑलराइट, तो ये भी हम यहाँ पे चीज देखते हैं। अब टू वे अनोवा के लिए हम कैसे स्टेप्स करते हैं, सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो कि हमेशा हर रिसर्च में किया जाता है, जिसमें कि मेन इफेक्ट्स और इंटरैक्शनल इफेक्ट को हाईलाइट पे रखा जाता है। उस हाइपोथेसिस में हम मेन इफेक्ट क्या रहेगा और इंटरैक्शनल इफेक्ट क्या पॉसिबल हमें लग रहा है, वो हाइपोथेसिस में इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें ये चीज जोड़नी बहुत जरूरी है। जस्ट हम ये नहीं लिख सकते कि हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हम मेन इफेक्ट और इंटरैक्शनल इफेक्ट को इंक्लूड करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, रैंडम असाइनमेंट करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, और उसके बाद अनोवा के अजम्पशंस को उसमें इंक्लूड करेंगे कि नॉर्मेलिटी है या नहीं है, वेरिएंस का किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। एनालिसिस को कंडक्ट करेंगे हम स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की हेल्प से, कैलकुलेट करेंगे एफ वैल्यू, या फिर जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है उसकी हेल्प से हम एफ वैल्यू निकालेंगे। एफ वैल्यू निकालने के बाद हम उसमें मेन इफेक्ट और इंटरैक्शन इफेक्ट को स्टडी करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। टू वे अनोवा की कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स का एफिशिएंट एनालिसिस हो पाता है, क्योंकि हमने अभी देखा, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में भी हमने देखा, तो दो फैक्टर या से ज्यादा हम एक साथ ले सकते हैं, और टू वे अनोवा जो है वो हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे पाता है, जिसमें जो कि वन वे अनोवा में बहुत नहीं हो पाता है। डिटेक्शन ऑफ इंटरैक्शनल इफेक्ट्स, बहुत हद तक हमें ये पता चल पाता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। मेन इफेक्ट को भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, इसकी मेरिट है। इसमें ग्रेटर स्टैटिस्टिकल पावर है, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो टेस्ट की पावर को हमेशा बढ़ा देते हैं, तो इसलिए काफी स्टैटिस्टिकल पावर हमें इसमें देखने को मिलती है। इसमें जनरलाइजेबिलिटी भी रहती है, क्योंकि जो मल्टीपल फैक्टर साइमल्टेनियसली रिसर्चर्स को अलाउ करते हैं कि हम अक्रॉस कंडीशंस कंसिस्टेंसी को अंडरस्टैंड कर पाए किसी भी इफेक्ट की, तो वो हमें जो रिजल्ट्स देंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम जनरलाइज कर पाते हैं। एट द सेम टाइम कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि इंटरप्रिटेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार सैंपल साइज भी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज हमें कई बार वेरिएबल्स को उस तरह से स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि जो स्मॉल सैंपल होता है उससे हमें काफी हद तक अनरिलायबल रिजल्ट मिल पाता है। अनोवा में जो अजम्पशंस होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को अज्यूम करके चलते हैं, तो इस वजह से ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होते हैं, और अगर इनका वायलेशन हो जाए तो इनकरेक्ट कंक्लूजन निकल कर आएंगे। लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड विद अनइक्वल ग्रुप साइज, जब ग्रुप साइज अनइक्वल होंगे तो टू वे अनोवा बायस्ड एस्टिमेट्स क्रिएट कर सकता है, जो कि एक लिमिटेशन है, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप के लिए सुटेबल नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की बात करें, टू वे अनोवा हमें एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर में देखने को मिलता है। टू वे अनोवा एक काफी पावरफुल टूल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, दो फैक्टर्स किस तरीके से इंटरैक्शन क्रिएट करते हैं। और ये जो टॉपिक हमारा खत्म होने जा रहा है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, टू वे अनोवा में आपने किस चीज पे ज्यादा फोकस किया, क्या चीज थी जिसने आपका सारा अटेंशन खींचा। मेरे ख्याल से दो ही चीजें थी, एक इंटरैक्शनल इफेक्ट और एक मेन इफेक्ट।
बाकी तो हमने जाहिर सी बात है, जब हम 2v एनोवा को सॉल्व करेंगे तो स्टैटिस्टिकल वे में तो वो चलेगा ही चलेगा, वो वहां से तो हम उसको कुछ बदल ही नहीं सकते। लेकिन जो मेजर चीजें थी, अगर आप माइंड में रख पाए और एक अच्छी लैंग्वेज में अपने आंसर को क्रिएट कर पाए, तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो 2v एनोवा में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे। तो 2v एनोवा को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो इसी के साथ हमारा थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाता है। और ऑलरेडी जिन बच्चों ने ये प्लेलिस्ट ली है, जिन्होंने सॉरी आई एम सो सॉरी टू से, जिन्होंने इजी नोट्स लिए हैं, उनके पास पेज नंबर 71 पर ये प्लेलिस्ट है। और इस प्लेलिस्ट की हेल्प से आप सारे वीडियो लेसन्स को पढ़ सकते हैं। और इतना नहीं है जितना कि आपको इसमें नजर आ रहा है, ये लिस्ट अपडेट होती रहेगी टाइम के साथ हमेशा। आगे जितना भी आप आगे भी कभी कुछ पढ़ना चाहेंगे, नेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहेंगे, वापस से कभी आके इन वीडियो लिंक्स को देखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा वीडियोस अपडेटेड मिलेंगे। इस बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमने एज एन एक्सपेरिमेंट इजी नोट्स किए थे, पर बहुत सक्सेसफुल हुए, आप सबने बहुत प्यार दिया। मुझे उम्मीद है आने वाले जो आगे के स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट ईयर की स्टडीज करेंगे, उन्हें भी इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और उस टाइम तक आप देखिएगा सभी टॉपिक के मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो अब जो है ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो ये था हमारा वीडियो आज का, जिसके साथ ही हमारे इजी नोट्स आज फाइनली थैंकफुली खत्म हो गए हैं। और अब आप लोग एग्जामिनेशंस की बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली पढ़ रहे थे आप लोग मेरे साथ में। फिर भी कोई कहीं भी डाउट रहे तो किसी भी वीडियो पे आके जरूर पूछिएगा। और पूछने के तमाम तरीके हैं, आप टेलीग्राम पर भी एडेड है, वहां भी पूछा करिए। जो भी होगा मैं आपको जहां पर भी पॉसिबल होगा आंसर करती रहूंगी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए। अच्छा करके आइएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सुपर सून। बाय बाय।